हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस क्लास इज गोइंग टू बी प्रोबेबली द लास्ट क्लास ऑफ AS2, राइट। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, 3-4 वो करनी है और फिर कुछ MCQs करेंगे आज की क्लास में। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 15, X company limited purchased goods at a cost of ₹40 lakh in October 20x1 till March 20x2। x1 और x2 आप समझते हैं ना, क्या लिखने का मतलब क्या होता है। जैसे 20x1 ईयर 1 और 20x2 हो गया ईयर 2, ठीक है। अक्टूबर 20x1 टिल मार्च 20x2 75% ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड। अच्छा, 40 लाख में से 30 लाख का माल बिक गया था। द कंपनी वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट ₹10 लाख। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। अच्छा, 11 लाख में माल बिकेगा, 10% कमीशन चला जाएगा, तो 9,90,000 रुपये ही तो NRV हुई, राइट। तो एडवाइस व्हाट वुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, तो कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर होगा, तो 9,90,000 ही होगा। आंसर 15 लिखिए। कॉस्ट तो हमें साफ साफ दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 लाख, लेकिन NRV क्या है 11 लाख माइनस 10% ऑफ 11 लाख, ये हो गया 9.9 लाख, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना हो गया, दोनों में से लोअर 9.9 लाख, ठीक है। आइए आंसर 16 देखते हैं अब। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट। अच्छा, 5,000 metric ton of input were put in the process resulting in wastage of 300 metric ton. Cost per metric ton of input is 1,000. The entire quantity of waste is on the stock at the year end. State with reference to accounting standard how will you value the inventory in this case. देखिए, नॉर्मल वेस्ट 5% है, तो 5,000 मेट्रिक टन का 5% हो जाएगा 250 मेट्रिक टन, लेकिन वेस्टेज हुआ है 300 मेट्रिक टन, यानी कि 50 मेट्रिक टन एब नॉर्मल वेस्टेज भी है। आइए लिख के करते हैं। नॉर्मल वेस्टेज 5% इंटू 5,000 मेट्रिक टन, तो ये हो गया 250 मेट्रिक टन, ठीक है। एब नॉर्मल वेस्टेज, टोटल वेस्टेज कितनी है 300 मेट्रिक टन, तो 300 मेट्रिक टन में से 250 मेट्रिक टन घटा दीजिए, 50 मेट्रिक टन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट, पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट की कॉस्ट कितनी है 5,000 इंटू 1,000। 5,000 मेट्रिक टन मंगाए थे 1,000 रुपये के रेट से, लेकिन हमको मालूम था मिलेगा कितना 4750 मेट्रिक टन। हम लोग ऐसे ही ना करते हैं, अगर मान लीजिए 1,000 यूनिट मंगाते हैं और मालूम है कि 1,000 में से कितनी यूज़फुल रहेगी, 1,000 में से 900, तो हम डिवाइडेड बाई 900 ही कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ हुआ है, 5,000 मेट्रिक टन मंगाएं, लेकिन हमको मालूम है कि मिलेगा कितना 4750 मेट्रिक टन ही मिलेगा, तो हम इनपुट की कॉस्ट को ही ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया 1052.63, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो गई, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है बता रहा है क्या क्वेश्चन, नहीं क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रहे, तो हम 4700 यूनिट जो हमारे पास आई है फाइनली, ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1052.6315। और एबनॉर्मल लॉस विच इज़ टू बी चार्ज टू PL, एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू PL, 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस PL में चार्ज होगा, 50 इंटू 1052.6315, ये 6315 है, 4 डिजिट तक, 2 डिजिट भी लेंगे पॉइंट के बाद तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
52,632 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन 17। Mr. Mayul gives the following information relating to item forming part of inventory as on 31st March 20x1. His factory produces product X using raw material A. Product finished goods X है, raw material A है। 600 यूनिट रॉ मटेरियल की पड़ी हुई है, परचेज हुआ था 120 के रेट पे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 रुपया है। तो भाई रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन नहीं हो सकती अभी, पहले फिनिश गुड्स की करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा रॉ मटेरियल का। 500 यूनिट ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स यानी WIP 500 यूनिट है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग X एंड इंकर्ड कॉस्ट टिल डेट 260 है। दीज यूनिट कैन बी फिनिश्ड बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट 60 रुपया। अच्छा, इसकी कॉस्ट 260 रुपये है। NRV इसकी निकालनी पड़ेगी। NRV कैसे निकलेगी? जो फिनिश गुड्स की NRV होगी उसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन घटाएंगे और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग घटाएंगे। 1500 यूनिट फिनिश गुड्स है जिसमें कॉस्ट 320 रुपया लगा है। सेलिंग प्राइस एस्टिमेट की गई है 300 रुपये की। डिटरमिन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री वुड बी वैल्यूड ऑन 31st March 20x0 and also calculate the value of total inventory as on 31st March 20x1। नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ पूछ रहा है हमसे। हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन 20x1 की ही है। डिटरमाइन हाउ विल बी वैल्यूड ऑन 20x1, बस इतना ही क्वेश्चन है, ये सब कुछ नहीं है। 2 साल का कहाँ से निकालेंगे, 1 ही साल की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, की वैल्यू बतानी। अच्छा नहीं, ठीक है, वो कह रहा है ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री की बताइए एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, ये हम x0 देख के परेशान हो गए थे, ये x1 है। ठीक है, ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री की वैल्यू बताइए और टोटल इन्वेंट्री की भी आप अपना वैल्यू बताइए, मतलब जोड़ के भी, तीनों को जोड़ भी दीजिए। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेते हैं इसको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, आंसर 17। आइटम कॉस्ट NRV वैल्यू। ठीक है, फिनिश गुड्स का आइटम पकड़िए, कॉस्ट इसकी कितनी है 320, NRV कितनी बता रहा है 300, यही ना बता रहा है 320 रुपया कॉस्ट है, NRV 300 रुपया है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 रुपया। क्वांटिटी इसकी है कितनी 1500 यूनिट, 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया फिनिश गुड्स की वैल्यू। ठीक है, 15 3 45, तो जगह कम पड़ रही है, एक बार थोड़ा सा इधर करते हैं इसको। तीन 300 इंटू 1500, 4,50,000। फिर WIP में आइए, कॉस्ट है 260, NRV कितनी है 300 माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये हो गया 240, तो 240 रखा जाएगा, इनटू यूनिट कितनी है इसकी 500। एक 1,20,000। रॉ मटेरियल 120 रुपये कॉस्ट है, 90 रुपये NRV है, दोनों में लोअर है 90 रुपया, इंटू 600 रुपया, 600 यूनिट 54,000। ठीक है, हाँ। अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि फिनिश गुड्स अपनी वैल्यू से कम पे बिका है ना, NRV पे बिका है, तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिया जाएगा। और अगर यही मान लीजिए क्या होता कि फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट पे बिका होता, तब तो हम यहाँ ये 90 कंसिडर ही नहीं करते, फिर हम सीधे 120 पे ही वैल्यू कर देते।
तीनों अलग अलग भी और टोटल भी पूछा था, टोटल मार दीजिए 4,50,000, 1,20,000 और 54,000, 6,24,000। ठीक है, अब हम करेंगे MCQ। रेडी? मेरे आंसर बोलने के पहले कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर अपना खुद से टिक मार लें। Which item of inventory is under the scope of AS2? Which item of inventory is under the scope of AS2? कौन सा आइटम ऑफ इन्वेंट्री अंडर द स्कोप ऑफ AS2 है? WIP अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, AS7 लगता है इस पे। रॉ मटेरियल, हाँ इस पे लगता है। शेयर्स, इस पे AS13 लगता है। डिवेंचर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इस पे भी नहीं लगता ये, मतलब से इन्वेस्टमेंट जितने भी होते हैं उस पे AS2 नहीं लगता। इवन इफ द इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, उस पर भी नहीं लगता। Material and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost. Material and other supplies held for use in production, held for use in production का मतलब क्या हो गया? ये पूरा raw material, इसको बोलिए शॉर्ट में। Raw material of inventories are not written down below cost if finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. हम रॉ मटेरियल को बिलो कॉस्ट नहीं ले जाते हैं अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट या अबव कॉस्ट बिकता है। A is the correct answer. All the following costs are excluded while computing value of inventory except. कह रहा है एक चीज ऐसा है जो इंक्लूड होता है इन्वेंट्री में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉर्मल कैपेसिटी ये होता है, एबनॉर्मल वेस्ट नहीं होता, स्टोरेज कॉस्ट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? इसमें से इन्वेंट्री में क्या जुड़ता है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवरेबल नहीं जुड़ता, फ्रेट इनवर्ट जुड़ता है, रिबेट घटाया जाता है, ड्यूटी ड्रॉबैक भी घटाया जाता है, जोड़ा नहीं जाता। इंक्लूडेड मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ इंक्लूडेड का मतलब एडेड से है। अच्छा, एक चीज और भी है, बहुत आपको बहुत अच्छे से ये बात समझनी होगी कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं हो सकता MCQ में कि मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है सर, मुझे ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है ये बताओ बस। MCQ में आप करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई नहीं करते हो, बेस्ट आंसर आइडेंटिफाई करते हो। कभी कभी ऐसा भी होगा 4 के चारों सही है यार, इसमें कोई डिस्प्यूट थोड़ी ना है कि मुझे ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है, चारों सही लग रहा है ये भी पॉसिबल है। चारों में से सबसे बेस्ट आंसर क्या है ये बताइए, उसे टिक मारिए। Fifth, on 31st March 20x1, a business firm finds that the cost of a partly finished unit on that date is 530. WIP की कॉस्ट 530 है। यूनिट फिनिश हो जाएगा 20x1 एंड x2 में, यानी अगले साल, बाई एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310। फिनिश यूनिट 750 की बिकती है, 4% ब्रोकरेज भी लगता है, ठीक है। द फर्म सीक्स योर एडवाइस रिगार्डिंग द अमाउंट एट विच अनफिनिश्ड यूनिट शुड बी वैल्यूड। ठीक है, कर देंगे वैल्यू। कॉस्ट कितनी है इसकी? 530। NRV कितनी हो जाएगी इसकी? NRV हो जाएगी 750 माइनस इसमें से 310 रुपया कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और 4% ब्रोकरेज। 4% ब्रोकरेज का मतलब हो गया 750 इंटू 4, 1530 रुपया। घटाओ 750 में से 310 और 30, 340 रुपया घटाना है। 750 माइनस 340 रुपया घटाएंगे, 410 रुपया आएगा। तो कॉस्ट ऑफ NRV विच इज लोअर में 410 रुपया लोअर हो गया। यूनिट कितनी है? यूनिट की बात ही नहीं कर रहे, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 410 रुपया बता दो सीधे। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, इन प्रोसेस 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल वर इंट्रोड्यूस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1000। अदर एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोसेस वाज 600 ऑफ द यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 10% आर नॉर्मली लॉस्ट। एक बात बताइए, प्रोसेस के में डालने के बाद लॉस हो रहा है या पहले ही लॉस हो जा रहा है? प्रोसेस में डालने के बाद लॉस हो रहा है। आर नॉर्मली लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड दे possess and scrap value of 3 each. The output of the process was only 75 unit. Calculate the value of final output. Value of final output क्या है? देखो ये 10% तो आपका नॉर्मली लॉस हो जाता है, ये भी आपको पता ही है। हम 100 यूनिट डालते हैं, इसको करके दिखाएं। आंसर 6
MCQ। हम 100 यूनिट मटेरियल की डालते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 1000, एट अ कॉस्ट ऑफ 1000, 1000 रुपये 100 यूनिट की कॉस्ट है। फिर हम उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लगाते हैं 600 रुपये का, ठीक है। तो मेरा लग गया टोटल 1600 रुपया। लेकिन स्क्रैप से कुछ पैसा आ जाता है हमको, तो स्क्रैप से अगर कोई पैसा आता है ना तो वो लेस कर दिया जाता है। 3 रुपया हमको स्क्रैप से आ जाता है। कितनी यूनिट का आएगा 3 रुपया? 10 यूनिट का। 100 यूनिट का 10% नॉर्मल लॉस है, तो 10 इंटू 3 30 रुपया। 1570 रुपया मेरी नॉर्मली कॉस्ट लगती है। इस कॉस्ट को हम कितनी यूनिट का मानते हैं, ठीक है? नॉर्मल यूनिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल यूनिट। नॉर्मल यूनिट है 90, तो कॉस्ट पर यूनिट है 17.44, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? या क्लोजिंग स्टॉक नहीं, फाइनल आउटपुट की कॉस्ट, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट 75 यूनिट इंटू 17 रुपया 44 पैसा, 1308, ठीक है, 1308 रुपये। जेड लिमिटेड ऑपरेट्स रिटेल बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग डाटा इज गिवन। रिटेल प्राइस पे ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, कॉस्ट पे 60,000 है। परचेजेस रिटेल प्राइस पे 140 है, कॉस्ट पे 1,20,000 है। क्लोजिंग स्टॉक की आपको कॉस्ट निकालनी है अगर सेल ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख का था। तो मैंने तो बताया ही है कि रिटेल प्राइस पे ये दोनों मिला के कितना हुआ देख लो, 2,20,000, और कॉस्ट पे ये कितना हो रहा है 1,80,000, यानी 40,000 रुपये का फ़ायदा है 2,20,000 रुपये में। जीपी परसेंटेज निकाल लो। ऐसे ही क्वेश्चन किए हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो तुम लिखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एट कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक और परचेज एट कॉस्ट कितना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एट कॉस्ट, ये दोनों मिला के कॉस्ट पे हैं 1,80,000। फिर ओपनिंग स्टॉक और परचेज एट रिटेल प्राइस 140 और 80, 2,20,000, यानी प्रॉफिट कितना है 40,000, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 40,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000, 18.18%। अब आइए पीएल बना देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 60,000, टू परचेजेस 1,20,000, बाई सेल्स 2,00,000, 2,00,000 क्वेश्चन में दिया है सेल्स। टू जीपी 18.18% निकालिए। चालीस हज़ार भागे 2,20,000, 18.1818 ऐसे आ रहा है, 18.18। ₹36,364 बाई क्लोजिंग स्टॉक।
बैलेंसिंग फिगर। सोलह 364। अच्छा, आप कहेंगे 4 डिजिट तक क्यों लिए? एक्चुअली मैं 18.18 से निकाल रहा था तो कोई भी आंसर से मैच नहीं हो रहा था, 2-4-5 रुपए का अंतर आ जा रहा था, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, पॉइंट के बाद और डिजिट बढ़ा के देखते हैं। तो आपको भी एमसीक्यूज में ये सब करना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन होता तो आप 18.18 पे भी निकाल देते तो 2-4 रुपए का अंतर आ जाता क्लोजिंग स्टॉक में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता काम। ठीक है। क्वेश्चन 8, बुक्स ऑफ टी लिमिटेड रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: ओपनिंग इन्वेंट्री 6 लाख, परचेजेस 34 लाख, सेल 48 लाख। एट द ईयर इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर फिजिकल स्टॉक टेकिंग वॉज 3,25,000। फिजिकल स्टॉक टेकिंग मतलब गोदाम में जाके माल गिने हो तो 3,25,000 का दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स हैज रिमेन 25% कॉन्स्टेंट। ठीक है, सेल पे 25% यानी 12 लाख रुपए का जीपी है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सस्पेक्ट दैट सम इन्वेंट्री माइट हैव बीन पिलफर्ड बाय न्यू एम्प्लॉय। पिलफर्ड का मतलब होता है चोरी करना। कंपनी को लग रहा है कि कुछ नए एम्प्लॉयज़ आए हैं कंपनी में, वही लोग चुरा लिए हैं इन्वेंट्री। ठीक है, तो 3,25,000 रुपये की इन्वेंट्री दिख रही है और उनको लग रहा है कि कुछ चोरी हो गया है, इसलिए इतना कम दिख रहा है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मिसिंग इन्वेंट्री? कितना इन्वेंट्री मिसिंग है? तो आप एक काम करो ना, इन्वेंट्री को एट कॉस्ट निकाल लो कितना होना चाहिए पीएल बना के, और जितना कम है मतलब 3,25,000 से फिर डिफरेंस निकाल लो, जितना 3,25,000 कम है उतना ही चोरी हुआ है। क्लियर है ना? ऐसे ही निकल जाएगा मिसिंग इन्वेंट्री। हम पीएल बना लेते हैं, आ जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, 34 लाख, 22 सेल्स, 2 जीपी, 22 क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर। चालीस 50 तो 52, 4 लाख रुपया क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। ठीक है, 4 लाख रुपए का स्टॉक होना चाहिए था, 3,25 का दिख रहा है, तो मिसिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? मिसिंग इन्वेंट्री हो गई 4 लाख माइनस 3,25,000 यानी 75,000। ठीक है। Ninth, NS Limited, a dealer in second-hand car, has the following 5 vehicles of different models and makes their stock at the end of financial year 20X1 and X2। अच्छा, NS डीलर, NS लिमिटेड एक डीलर है सेकेंड हैंड कार का, और उसके पास 5 व्हीकल है डिफरेंट मॉडल्स की। ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी सबकी दी हुई है। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा 31 मार्च 20X2 पे? तो दोनों का लोअर लेते जाओ, इसका जैसे 90,000 ले लो, इसका 1,15,000 ले लो, इसका 2,65,000 ले लो, 1 लाख ले लो, इसका 2 लाख ले लो, जोड़ लगाओ कितना आ रहा है? 7,70,000 रुपया तो हो गया ये। ठीक है ना? 10th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री? इसमें से करेक्ट क्या है बताना है। द फीफो मेथड एज्यूम्स दैट द कॉस्ट ऑफ अर्लीस्ट गुड्स एक्वायर्ड आर लास्ट टू बी सोल्ड। नहीं, जो सबसे पहले आया था अर्लीस्ट एक्वायर्ड गुड था वही अर्लीस्ट सेल हुआ है, ये माना जाता है ना, तो ये गलत है। इट इज जनरली गुड बिजनेस मैनेजमेंट टू सेल द मोस्ट रिसेंटली एक्वायर्ड गुड्स फर्स्ट। कह रहा है अच्छे बिजनेस की पहचान ये है कि जो सबसे नया माल आया है,
जो रिसेंटली आया उसी को पहले बेच दो। अरे ये कौन सा, इससे गुड पॉलिसी हो गई बिजनेस की। बल्कि जबकि मेरे हिसाब से तो गुड पॉलिसी ये है कि जो पुराना माल है पहले उसको बेच के निकालो। अंडर फीफो द एंडिंग इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट यूनिट परचेस्ड। फीफो में एंडिंग इन्वेंट्री जो होती है वो लेटेस्ट यूनिट परचेज पे होती है। हाँ, क्योंकि फीफो में पुरानी वाली यूनिट तो बिक ही चुकी होती है, तो जो लेटेस्ट में खरीदी गई थी उसी पे तो वैल्यू हो रहा है ना फीफो में स्टॉक। फीफो मेथड कॉन्साइड्स विद द एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ इन्वेंट्री। कह रहा है फीफो मेथड का में वो एग्जैक्टली फिजिकल जो फ्लो है इन्वेंट्री का उसी से कॉन्साइड करता है, मतलब बिल्कुल वही है। फीफो जो मेथड है वो एक्चुअल फिजिकल फ्लो से मूव करता है, फिर एक्चुअल फिजिकल मूव के हिसाब से बताता है। नहीं यार, एक्चुअल फिजिकल मूव थोड़ी ना है फीफो, वो तो एजम्पशन है कि जो पहले आया था वो पहले बिकेगा। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। 11. Which of the following method of inventory valuation is not recommended by AS2? AS2 इसमें से क्या अलाउ नहीं करता है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करता है, वेटेड एवरेज करता है, लीफो नहीं करता भाई साहब, लीफो नहीं करता। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट होगा तो आपको बताना है प्रॉफिट पे और करेंट एसेट पे क्या असर आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और करेंट एसेट भी बढ़ जाएगा, बोथ विल इंक्रीज। भाई क्लोजिंग स्टॉक से बढ़ेगा तो करंट एसेट बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में जितना ज्यादा रहेगा प्रॉफिट उतना ज्यादा आ जाएगा। 13. इन द प्रोडक्शन प्रोसेस 5% इन नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट। 5000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वर पुट इन द प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्ट ऑफ 300 मेट्रिक टन। द कॉस्ट ऑफ एमटी ऑफ इनपुट इज 500, व्हाट विल बी द कॉस्ट पर यूनिट। बहुत सिंपल सा है, 5000 मेट्रिक टन इनपुट था 500 रुपये के रेट से, हमको मालूम है 5% लॉस हो जाएगा, नहीं 4750 यूनिट की ये कॉस्ट है। ₹526.32। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और के देखना होगा, यहाँ ₹526.32 दो बार लिखा गया है, 528.32 इसको कर दीजिए ताकि आंसर गलत हो जाए। As per AS2, the historical cost of inventory should normally be determined by using historical cost of inventory को कैसे वैल्यू किया जाएगा, FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड से। यही दोनों मेथड अलाउ है। While finalizing the current year profit, the company realized that there was an error in the valuation of closing stock of the previous year. In the previous year, closing stock was overvalued. पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू हो गया था, तो इससे क्या असर आएगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे और करंट ईयर के प्रॉफिट पे पूछ रहा है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया तो पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और वही इस साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा हो रहा है तो इस बार का प्रॉफिट कम हो जाएगा। पिछले साल का बढ़ेगा, इस बार का कम हो जाएगा। पिछले साल का बढ़ेगा ओवर स्टेट, करंट ईयर का अंडर स्टेट, पिछला ओवर करंट अंडर, डी में लिखा है ये। ठीक है। 16th देखिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस नेसेसरी टू कैरी कंप्लीट सेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो आप कहते हैं ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ये वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन है और उसमें कई सारे फिर सब क्वेश्चंस हैं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन नीचे सॉल्व करने हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, एक्चुअल में सच पूछिए तो प्रैक्टिकल पेपर में कोई भी केस स्टडी बेस्ड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अरे एक ही क्वेश्चन से जब हम कई क्वेश्चंस बना देंगे तो बस वही केस स्टडी हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यही जो एमसीक्यूज हम आपको सिंगल एमसीक्यू पूछ रहे हैं, अगर किसी भी एक इन्फॉर्मेशन से 2-3 एमसीक्यू पूछ लें तो वो क्या बन जाएगा, केस स्टडी। इनफैक्ट आप ऐसे समझ लीजिए, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसी से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं।
आपने ये लास्ट क्वेश्चन किया था 17th। इस 17 नंबर क्वेश्चन को मैं खुद जब फ्रेम कर रहा था, जब ये खुद क्वेश्चन देखा, तो मैंने दो तरीके से इसको डिजाइन किया था। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दिया था, फिर इसमें मैंने एमसीक्यूज बना दिए। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कितनी है, दूसरा डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन कितनी है, तीसरा फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही क्या होते हैं, केस स्टडी बेस्ड भी बन जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो कुछ नहीं है, आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो, ये सब जितने बड़े क्वेश्चन कर रहे हो, उसे क्या हम मल्टीपल चीजें पूछ सकते हैं कि नहीं? पूछ सकते हैं, पूछ ही रहे हैं, बिना आंसर के पूछ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, व्हेन जब हम उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट ला देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं केस स्टडी। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है ऐसा केस स्टडी वाली प्रिपरेशन कैसे? अरे वो थ्योरी क्वेश्चन में आप ये सब समझ सकते हैं। जो थ्योरी पेपर होते हैं ना, लॉ है, ऑडिट है, वहां पे ये सब सोचने की आवश्यकता है कि केस स्टडी में कितनी इंफॉर्मेशन देगा, कितनी बातें पूछेगा। बट देयर इज नथिंग इनटू प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर में केस स्टडी क्या होता है? अरे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे हो वही केस स्टडी बनेगी, उसी को एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया जाएगा। दैट टर्न्स आउट टू बी केस स्टडी। उसमें कुछ नया थोड़ी ना है, ठीक है? तो ये सब दिमाग से निकाल देना कि यू हैव टू सेपरेटली प्रिपेयर। आइए देख लीजिए कैसे बन जाती है केस स्टडी। अक्षय फार्मा ऑर्डर्ड 16,000 kg ऑफ सर्टेन मटेरियल एट 160 पर यूनिट। परचेज प्राइस इंक्लूड्स 10 GST इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसेबल। पूरा आईटीसी मिल जाएगा। 160 के अंदर 10 रुपये जीएसटी, तो यानी 150 रुपये ही कॉस्ट है। फ्रेट इंकर्ड अमाउंटेड टू दिस मच। अच्छा, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 2%, 2% का लॉस हो जाता है। कंपनी एक्चुअली रिसीव 15,500 एंड कंज्यूम 13,600 की किलो। एब नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस पहले निकालो। नॉर्मल लॉस हो जाएगा तुम्हारा 16,000 का 2%, यानी कि 320। एक्चुअल लॉस कितना है? एक्चुअल लॉस है 16,000 की जगह 15,500, यानी 500 है। यानी एब नॉर्मल लॉस कितना है? 180। 3 क्वेश्चन तो हम ही बना देंगे इससे खड़ाक से बैठ के। नॉर्मल लॉस कितना है, एक्चुअल लॉस कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस 300, क्या पूछा है? एबनॉर्मल लॉस, तो 180 है बी। नॉर्मल लॉस कितना है? ये रहा 320। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट कितना है? बता देंगे क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली में 15,500 आया है, 13,600 कंज्यूम की हो, तो कितना बचा? 15,500 में से 13,600, 15,500, इसका आंसर होगा 15,500 माइनस 13,600 कंज्यूम, तो हो गया 1,900। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, बता देंगे आपको हम। 16,000 यूनिट हमने खरीदा एट द रेट ऑफ 150। परचेज प्राइस 150 दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 10 रुपये जीएसटी हटा देंगे। प्लस आपने फ्रेट लगाया 1,40,160 रुपये का। नॉर्मली आपको कितनी यूनिट मिलेगी? 320 यूनिट कम करके 16,000 से, 16,000 माइनस 320, मतलब हम नॉर्मल यूनिट से यहाँ डिवाइड कर देते हैं ना। अब ये कैलकुलेट कर लो, 16,000 इंटू 150 प्लस 1,40,160 डिवाइडेड बाई 15,680, 162। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 1,900 यूनिट था आपका स्टॉक, इंटू 162 रुपये कर दीजिए, 3,07,800। एब नॉर्मल लॉस डेबिटेड इन पीएल, एब नॉर्मल लॉस डेबिटेड इन पीएल। अच्छा, एब नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है? 180 यूनिट, 180 यूनिट इंटू 162 कर दीजिए, 29,160। ठीक है, आसान होता है ना? आइए अब एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अब इसके ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब देखेंगे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया, 1 2 3। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम्ड है, तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस है 500 यूनिट का मेरा। कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी 200 पर यूनिट है। जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी तो ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इंक्लूडिंग जीएसटी था 200 रुपया, तो यानी 10 रुपये माइनस करके 190 कर देंगे। फ्रेट इनवर्ट जुड़ेगा, अनलोडिंग चार्जेस जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट, इतने से माइनस प्लस करके बताओ कितना हो गया? 200 में से 10 माइनस होगा, 10 प्लस होगा, 20 प्लस होगा, तो 220 हो गया, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी 150 है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना कितना हम निकाले हैं अभी यहाँ? 220 रुपया, ठीक है।
फिर कह रहा है फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू हो रही है तो रॉ मटेरियल कितने पे वैल्यू होगी, कॉस्ट पे ही होगी, तब 220। इफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट एनआरवी तो रॉ मटेरियल वैल्यू होता है कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी थी 150, तो 150 पे वैल्यू होगा। अब हम करने जा रहे हैं अपना आखिरी क्वेश्चन AS2 का, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ जल्दी से करिए इसको। क्लोजिंग बैलेंस 1200 यूनिट, मटेरियल कंज्यूम 220 रुपये पर यूनिट, लेबर 60, ओवरहेड 40, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख, नॉर्मल कैपेसिटी 20,000। बड़ी सुंदर बात है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स पर यूनिट कितना होगा, तो हम लोग इसको 220 लेंगे, ये 60 रुपया है, ये 40 रुपया है। नॉर्मल कैपेसिटी हमारी 20,000 यूनिट है, एक्चुअल प्रोडक्शन अभी मुझे मिला नहीं है, कोई बात नहीं, 20,000 ही हम मान लेते हैं, ज़्यादा है तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 10 रुपये होता है, जोड़ लीजिए 280, 290, 330 रुपया टोटल। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स पर यूनिट 330 रुपया। एनआरवी 300 है तो वैल्यू कितने पे होगा, तो 300 पे ही वैल्यू होगा। क्लोजिंग बैलेंस 1200 यूनिट है तो 1200 इंटू 300, 3,60,000। एनआरवी अगर 360 है तो भाई कॉस्ट पे वैल्यू होगा 330 पे होगा, 1200 इंटू 330 ये हो जाएगा 3,96,000। तो ये था पूरा AS2। आई होप आपको बहुत आनंद आया होगा। एक बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो था ही कंपैरेटिवली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के अंदर डीपर कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको अंदर घुस घुस के सारी बातों को समझना पड़ा। मैं चाहूंगा कि इसका रिवीजन एटलीस्ट 2 टाइम्स आप कीजिएगा प्लीज। अगर आज आपकी ये वीडियो खत्म हो गई है, अगले चैप्टर पे जंप मत कीजिए, एक बार फिर से पूरे AS2 को रिवाइज कर लीजिए। ये पहला रिवीजन हो जाएगा और दूसरा रिवीजन आप 1 महीने बाद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपकी मेमोरी में 100% बातें नहीं छपी होंगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार पूरा फिर से कीजिए, पूरा आपकी मेमोरी में प्रिंट हो जाएगा एकदम एज इट इज। और एक बार जब 1 महीने बाद आप दोबारा से रिवीजन करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका उस समय और बढ़ जाएगा। अभी क्या होगा, 100% आप एब्जॉर्व कर लोगे सेकेंड रिवीजन पे, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको तीसरा रिवीजन भी करना पड़ेगा 1 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद आप अगले चैप्टर पे जाइएगा, पहला रिवीजन कर लीजिए अभी इसका, एंड देन गो मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, राइट। विल स्टॉप हियर, बाय बाय।